अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल ज़ूलॉजी ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल्स की जो है इंट्रोडक्शन। हमने जिसमें पढ़ा था कि हमने बताया था कि जो बायोलॉजी में एक ऐसा फील्ड है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें जो है हम केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को जो है पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड केमिकल बेसिस का मतलब ये है कि भाई जो अब देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो बेसिकली सेल का बना होता है। ठीक है, तो अभी बात देखें यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि जो है सेल जो है वो बेसिकली खुद कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल्स का जो है बना होता है। तो जो वो मॉलिक्यूल्स जिनसे सेल बना होता है, हम जो है जिनको हम केमिकल बेसिस बोलते हैं। तो केमिकल बेसिस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम जो है बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने बेनिफिट्स बताए थे भाई के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर से लेके जो है हमारे लिविंग और कॉम्प्लेक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी कंस्ट्रक्शन तक जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है काम करते हैं। उसके अलावा हमने बताया था सेल इंटरेक्शन में काम करते हैं, और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो हैं सेल्यूलर फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म में हमने बताया था कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल का ऐसा रीजन होता है जिसमें जो है सेल का जो है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो रीजन है उसको हम कंबाइनली जो है प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बल्कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो लिविंग सब्सटेंस होता है, जैसे कि अगर साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें साइटोसोल, और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये जो लिविंग सब्सटेंस है इनको कंबाइनली हम बेसिकली जो है प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो है बायोमॉलिक्यूल्स और बहुत सारे मटीरियल्स पड़े होते हैं जो कि सेल के सेल्यूलर फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है डीएनए पड़ा होता है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन उसके अंदर इनकोड होता है, जो ऑल द प्रोसेस और फंक्शंस जो है साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं उनको जो है ये बेसिकली कोड करते हैं। उसके अलावा आज का हमारा जो टॉपिक है मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनको हम बेसिकली जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है ये सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास उनसे साइज़ में जो है उनसे डबल होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। उसके अलावा जो है स्ट्रक्चरली जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं इन कंपेयर ऑफ जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा बायो मॉलिक्यूल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है सिंथेसिस हो रहे होते हैं, और उसके अलावा जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी इनकी जो बनावट होगी, जो केमिकल स्ट्रक्चर होंगे उसके बेसिस पे, और उसके अलावा जो है जो फंक्शंस होंगे उसके बेसिस पे हमने मैक्रो मॉलिक्यूल यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है या बायोमॉलिक्यूल्स को जो है हमने 4 टाइप्स में जो है डिवाइड किए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी देखें प्रोटीन जो है चूँकि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, यानी इनके जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होने हैं। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उनको हम जो है अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट के जो हैं सिंपल यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उनको हम जो है सैकराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकराइड्स। ठीक है, उसके अलावा लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड्स को जो है हम हेट्रोजेनस ग्रुप बोलते हैं। हेट्रोजेनस ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिपिड वाहिद ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक मोनोमर या जो है बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कि प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का जो है अपना एक मोनोमर होता है जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो है अपना एक मोनोमर होता है स्पेसिफिक, जिसको हम सैकराइड बोलते हैं। लेकिन लिपिड के मामले में थोड़ी जो है बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिपिड के टाइप के हिसाब से उसके जो मोनोमर्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, लिपिड का एक टाइप है ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड की जो टाइप है उसके जो मोनोमर्स हैं वो फैटी एसिड
और ग्लाइसरल्स, ठीक है। जो लिपिड के ट्राइग्लिसराइड जो टाइप है उसके जो कॉमन मोनोमर्स होंगे फैटी एसिड और ग्लाइसराइड। उसके अलावा जो है एक और टाइप है जिसको हम ये आइसोप्रोनाइड, उसके अलावा स्टेरॉइड्स जो होते हैं इनके जो सब यूनिट्स होंगे, इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक होंगे वो अपने होंगे। तो इस वजह से हम इनको जो है हेटेरोजेनस मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि इनका जो है एक स्पेसिफिक मोनोमर नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक किस्म का लेडर टाइप स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड करते हैं, जो आपस में बॉन्ड बना के एक किस्म का लेडर टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं डीएनए को, ठीक है। अभी न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ डीएनए नहीं आता बल्कि जो है डीएनए, आरएनए, उसके अलावा बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आते हैं, जैसे NADH हो गया, FADH हो गया, ठीक है। तो इस तरह अब इनमें से जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी उसके जो है दो स्ट्रैंड्स होते हैं और उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक किस्म की जो है लेडर टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो वो एक स्ट्रैंड होता है और इस तरह जो है न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो बेसिकली जिनको हम न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं, ठीक है। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की ओवरव्यू की बात करें तो अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म का मैंने आपको बताया था कि जो है लिविंग सब्सटेंस या लिविंग सब्सटेंसिंग जो है रीजन ऑफ द सेल, यानी कि साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कंबाइनली जो है सेल के जो है कंबाइनली क्या बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म को बना रहे हैं। यानी कि जो ये जो दोनों रीजन्स होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोसोल, इन दोनों रीजन्स में जो है ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वो अबंडेंट होगा इन कंपेयर ऑफ अदर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी हमने बात की थी कि जो प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि बेसिक यूनिट जो है वो क्या था, अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, लाइक एंजाइम्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, जो है एंजाइम एक किस्म के बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, बायोकैटलिस्ट का मतलब ये है कि भाई जो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को जो है परफॉर्म कर रहा हो। बायो का यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म्स परफॉर्म कर रहा है कोई मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरा क्या था, दूसरा जो है हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स बेसिकली एक किस्म के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स का मतलब क्या होता है, यानी जब हमारे इंटरनल बॉडी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज आ जाता है तो हमारे कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंज, यानी जो चेंज आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो है ये ग्लैंड्स एक्टिव हो रहे हैं। उसके एक्टिव होने के रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, ये कुछ किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, जो है ये टारगेट सेल के पास, अभी टारगेटिंग सेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जांपल हमारे बॉडी में टेम्परेचर का कोई चेंज आ गया, जैसे हमारे बॉडी में टोटल कितना टेम्परेचर है, 30 सेल्सियस, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर का कोई मतलब स्टिमुलेशन आ गया, चेंज आ गया, तो हमारे बॉडी का जो है हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे
उन ग्लैंड्स को जो है जाके एक्टिव करेगा, जो टारगेट, जिनको हम बेसिकली टारगेटिंग ग्लैंड्स बोल सकते हैं या टारगेटिंग सेल्स बोल सकते हैं, जो क्या करेगा, इस टेम्परेचर के खिलाफ जो है एक रिस्पॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये ग्लैंड जो सीक्रेशन करेगा उसको हम हार्मोन्स बोलेंगे, जो बेसिकली क्या करेंगे, उन टारगेटिंग सेल के पास जाके उनको एक्टिव करेंगे, उनको जाके इतला करेंगे कि भाई हमारे बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ गया है, आप बराए मेहरबानी कुछ जो है कुछ करें ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट के देखें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड हो गया, ओलिगोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड्स हो गए, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, तो वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अभी इनमें से जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनोसेक्राइड, लेकिन मोनोसेक्राइड खुद बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अलावा जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो सेम होगी जितनी की वाटर मॉलिक्यूल में होती है। यानी कि यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल पे यहाँ पर फोकस करें तो हाइड्रोजन का जो वैल्यू होगा, हाइड्रोजन की जो रेशो होगी वो क्या होगी, डबल होगी इन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो क्या होगी, इतनी होगी जितनी की वाटर में होगी। यही वजह है जिसकी वजह से जो हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि ये जो है प्रोवाइड करता है फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी जो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, यानी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको एक किस्म का जो है इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी मौजूद होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, लेकिन ग्लूकोज को जो है हमारे सेल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर क्या होते हैं, फिर इन ग्लूकोज को जो है एरोबिक रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में गुजार के उनको एटीपी में जो है कन्वर्ट करके फिर जो एटीपी होता है उसको एज अ एनर्जी करेंसी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक किस्म का जो है अभी एटीपी कहाँ से आया, ग्लूकोज से। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज जो है क्या हुआ, इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया एटीपी में। एटीपी के बाद जो अभी एटीपी जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पर सेल को जो है एनर्जी चाहिए होगी। सेल को एनर्जी कहाँ पे चाहिए होती है, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गया कि जो है यहाँ पे ग्लूकोज जो है इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है एज अ एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा आल्सो स्टोर रिजर्व फूड इन द सेल, यानी कि ये प्रेजेंट में जो है ये एज अ एनर्जी तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी इसको जो है सेल स्टोर करके रखता है। जैसे अगर एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है स्टोर करके रखता है। और अगर हम प्लांट सेल की अगर हम बात करें, जो प्लांट सेल जो होते हैं वो इनको जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो है फ्यूचर में जब एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करें, इनको जो है इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है थर्ड टाइप लिपिड, अभी ये जो है हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इसको हम बाद में जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा लिपिड आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। अभी देखिए, एक तो ये हेट्रोजेनस कंपाउंड और ग्रुप है। हेट्रोजेनस का मैंने आपको बताया था कि कोई स्पेसिफिक मोनोमर नहीं होता, यानी कि स्पेसिफिक मोनोमर के नहीं बने होंगे, यानी इसकी जो मोनोमर होगी वो लिपिड के टाइप के हिसाब से वेरी कर रही होगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्राइग्लाइसराइड का। यहाँ पे ट्राइग्लाइसराइड किस तरह जो है, अगर ट्राइग्लाइसराइड की मोनोमर्स की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से आ रहे थे, फैटी एसिड और
ग्लाइसरल, ठीक है। अगर हम इसमें आइसोप्रीनाइड की बात करें तो वहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट आ रहे थे। उसके अलावा स्टेरॉइड की बात करें तो वहाँ पर जो है स्टीरोल, इस तरह के जो है सब यूनिट्स आते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजेनस हम इसको इसलिए बोलते हैं। उसके अलावा जो है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, ठीक है। वाटर रिपेलिंग यानी कि वाटर के साथ कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। कहीं भी अगर इनको जो है पानी का सामना करना हो तो वहाँ पर कभी कभी भी जो है पानी के साथ ये डिज़ोल्व नहीं होंगी, हमेशा वाटर से जो है क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वाटर से हेट करेंगे, वाटर से दूर भागेंगे, ठीक है ना। तो तब यही वजह है जिनको हम जो है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, बेसिकली फास्फोलिपिड का बना होता है। अभी देखिए यहाँ पर फास्फोलिपिड क्या है, नेचर लिपिड होता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल हो गए जो डायरेक्टली फास्फोलिपिड से जो है क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो है वो एक किस्म का वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो वाटर से सॉल्यूशन बना सकते हैं, वाटर से क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिपिड से कभी भी सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। अभी जैसे कुछ नॉन पोलर सबस्टेंसेस होते हैं जो लिपिड से क्रॉस होने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुली क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। दो टाइप होते हैं डिफ्यूजन के, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो पोलर सबस्टेंस हैं वो फास्फोलिपिड से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे फिर वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे। उसके अलावा जो नॉन पोलर होंगे वो कुछ ऐसे नॉन पोलर्स होते हैं जो डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फास्फोलिपिड से क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, यानी क्रॉस कर पाएंगे इजीली, कोई रुकावट नहीं होगी। उसके अलावा which act as a reserved food store and building material for the cellular organelles। उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो है वो बेसिकली फास्फोलिपिड का बना होता है। उसके अलावा जो है मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो भी बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसको एडिपोज टिश्यू में लिपिड को जो है स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो टिश्यूज़ हमारे एडिपोज सेल्स होते हैं वो लिपिड को स्टोर करके फ्यूचर एनर्जी कन्वर्सेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है फोर्थ टाइप है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा जो है मोस्ट इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। मोस्ट इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंपेयर ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्यूलर फंक्शन से लेके बॉडी कंस्ट्रक्शन तक, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो बॉडी बना हुआ है जिस तरीके से, या जिस तरीके से उसके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है, न्यूक्लिक एसिड के पास। न्यूक्लिक एसिड के पास जो है नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में जो है कोड हुआ होता है, यानी किस तरह जो है स्ट्रक्चर बनना है, कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह स्ट्रक्चर बनना है, मतलब गट कैसे बनना है, ब्रेन कैसे बननी है, नर्वस सिस्टम कैसे बनना है, जो है हमारा किडनी कैसे बनने हैं, हमारे लिवर किससे बनने हैं, उसके अलावा हमारा जो है लंग्स किस तरह बनने हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी में होने चाहिए, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके पास पड़ा होता है, न्यूक्लिक एसिड के पास पड़ा होता है। यही वजह है कि हम इसको जो है मोस्ट इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर बेसिक यूनिट्स, अभी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं मैंने आपको बताया था कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके जो है सब यूनिट्स होंगे, यानी कि ये खुद किसी चीज़ के बने होंगे, तो इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल ये डीएनए के स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स लेडर टाइप स्ट्रक्चर जो है बना के एक तरह डीएनए को जो है क्या करेंगे, शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो
नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन को कोड कर रहे होते हैं हमारे बॉडी के सेलुलर फंक्शंस के, हमारे बॉडी की कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ किस तरह बननी है, कहाँ बननी है, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन पड़ा होता है ये नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा डीएनए एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल। अभी यहाँ पर जो है डीएनए हेरिडिटी मटेरियल का भी काम करती है। किस तरह काम करती है, क्योंकि यहाँ पे देखें अभी हमारे जब हमारे पेरेंट्स आपस में मेटिंग करते हैं तो हमारे पेरेंट्स से जो है स्पर्म्स जो है फर्टिलाइज करते हैं एग को। तो यहाँ पर देखिए ये एक बेसिकली सेल होता है। तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन अपने वालिद का जो इंफॉर्मेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में। यहाँ पर एग में अगर जो इसके वालदा की जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे जो कि आगे डेवलप होगा बच्चे में, मतलब एक बेबी बनाएगा। तो ये जो पूरा बेबी बनाने का जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो टेक्निक होगा, ठीक है, जो ब्लूप्रिंट होगा वो किसके पास होगा, डीएनए के पास। ठीक है, इसका आधा डीएनए जो होगा वो वालिद का होगा और आधा डीएनए जो है वो किसका होगा, वालदा का होगा। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कुछ वेरिएशंस अपने वालदा की होगी, कुछ वेरिएशंस जो है अपने वालिद के होंगे, क्योंकि उनके पास जो है दोनों के डीएनए मौजूद होते हैं। उसके जो बॉडी कंस्ट्रक्शन हुई वो इसके ऑर्डर पे हुई, मतलब इसके जो इंस्ट्रक्शंस पे जो है बनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा while RNAs are synthesized protein under the instruction of DNA। अभी क्या होता है, जो हमारे पास जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, डीएनए डायरेक्ट नहीं जाता। अभी देखिए हमारे पास साइटोसोल में कुछ राइबोसोम्स नामी जो है कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स को बनाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हम इनको बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस में होता है और ये साइटोसोल में होता है। फिर क्या होते हैं, कुछ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनको हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे, इनसे इंस्ट्रक्शन लेंगे, इनकी इंस्ट्रक्शन, इनके पास जो कोड पड़ा होगा उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके कहाँ ले जाएंगे, राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास जो है वो मशीनरी मौजूद होती है, वो टेक्निक पड़ी होती है। जो मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से इंस्ट्रक्शन ला रहा है उसको क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा जो इन्फॉर्मेशन इसको कोड इसके पास जो कोड होगा उसको पढ़ के ट्रांसलेट करके, मतलब पढ़ के एक एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन इसकी अलग ही एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके पास जो कोड होगा उसको ट्रांसलेट करेगा इनटू प्रोटीन, इनसे जो है प्रोटीन को बनाएगा। और प्रोटीन क्या बनाएगा, प्रोटीन बहुत सारे काम करता है, जैसे कि एंजाइम हो गए हमारे पास, उसके अलावा जो है हार्मोन्स हो गए, बहुत सारे और जो हैं स्ट्रक्चर्स जो है इससे बनते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़ हो गए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, क्योंकि हम जो है कोई ऐसे क्वेश्चन वगैरह, कोई ऐसा डाउट होगा तो हम इसको क्लियर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।